मार्केट में आजकल ये स्कैम भी बहुत चल रहा है। लोग बोल देते हैं भैया आपको i5 में पीसी बिल्ड बना के दे रहे हैं 50,000 में 60,000 पर। भाई i5 में पीसी बिल्ड बना के दे रहे हो, जनरेशन तो बताओ कस्टमर को कौन सी जनरेशन में दे रहे हो। 500X आपका AM4 सॉकेट का प्रोसेसर है DDR4 का, तो उसमें DDR4 का B550 लगेगा या B450 लगेगा, इनके अलावा और कोई मदरबोर्ड DDR5 में नहीं लगेगा। मतलब डी ग्राफिक कार्ड आते हैं AMD रेडियंस में जा सकते हो गेमिंग के पर्पज से। अगर आप गेमिंग के साथ में एडिटिंग मल्टीटास्क सॉफ्टवेयर आप रन करना चाहते हो तो उसके लिए एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ सैमसंग तरह की ब्रांड आते हैं जो कि लोग बोलते हैं ओरिजिनल सैमसंग मैन्युफैक्चर करके लोग यहाँ पे बांट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोकल होते हैं, पुल आउट वाली रैम्स होती है, 3 इयर्स की उसमें वारंटी आती है। बहुत ही खराब रैम है भाई, उसको पीसी बिल्ड में कभी मत लगा रहा, हाई एंड बिल्ड्स में। सैमसंग जैसी रैमों को इग्नोर करो पीसी बिल्ड के अंदर में, ठीक है। अब इस पे भी लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, लोगों को बोल के दिया जाता है कि भाई फास्ट स्पीड वाला पीसी दे रहा है, फास्ट स्पीड वाला प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, पावर सप्लाई सब कुछ लगा दिया, पर एसएसडी में क्या कर दिया भाई, एसएसडी साटा दे दिया, हार्ड डिस्क दे रहे हो तुम उसको कस्टमर को, जो कि स्लो कर देगा पूरे पीसी को। तो गाइस अभी मैं हूँ रिग्स ऑफ इंडिया पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, रैम, पावर सप्लाई, स्टोरेज, कैबिनेट सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे लगवा दिया है। देखिए आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग देने वाले हैं पीसी बिल्ड गाइड। ये बंदे आते हैं भाई साहब 50,000 रुपए लेके और 30,000 का पीसी ले जाते हैं, खुशी खुशी के बाद में उन्हें पता चलता है कि मैं 50,000 दे के 30 का पीसी ले आया हूँ, और जो काम करना होता है उनको वो भी नहीं होता उनके उस पीसी बिल्ड के ऊपर। जो लोग किसी से पूछ के या गाइडेंस खुद से लेके या चैट जीपीटी से लेके पता करते हैं, उन लोगों को थोड़ा फिर स्कैम हो जाता है उनके साथ में। और लोग आजकल क्या करते हैं, बस किसी की भी वीडियो देखी, भैया ने बताया था, भाई भैया के पास जाके भैया से पीसी लेना है। अब उन्हें पता नहीं कि भैया ने उनका काट दिया या क्या किया, इसलिए अपनी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप किसी की भी वीडियो देख के जा रहे हो, मेरी भी वीडियो देख के जा रहे हो, तो कम से कम अपनी नॉलेज तो लेके जाओ भाई कि आपको लेना क्या है। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं, आपको एक बढ़िया सी पीसी बिल्ड गाइड देने वाले हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई 30,000 का बजट है, 50 का बजट है, गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, तो क्या लेना क्या नहीं लेना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोसेसर से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेसर जो होता है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें प्रोसेसर की, तो ये होता है हमारे प्रोसेसर का दिमाग। जितने भी कैलकुलेशन करने हो तो हमारे प्रोसेसर को करने होते हैं, क्योंकि प्रोसेसर ही डिपेंड करता है कि आपकी पीसी की स्पीड कितनी मिलेगी आपको। प्रोसेसर में 2 वैरायटीज मिलती है, एक AMD और एक इंटेल में। इंटेल में भी बहुत सारी सीरीज आती है, आपके मॉडल्स आते हैं i3, i5, i7, i9, ये सब जितना आप टॉप ऑफ द जाओगे मॉडल्स के ऊपर उतनी हाई एंड स्पीड आपको मिलेगी पीसी के अंदर। अगर राइजन में जाओगे तो राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 और राइजन 9 में आपको मॉडल्स देखने के लिए मिलेंगे। इनमें भी सीरीज आते हैं, जितना ऊपर तक जाओगे जितना आपका बजट है उस हिसाब से आपको स्पीड प्रोवाइड होगी। बट अगर आप कोई भी प्रोसेसर ले रहे हो तो उसकी जनरेशन पहले आप देखो कि अगर i7 में ले रहे हो तो i7 में कौन सी जनरेशन ले रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई 50,000 बोल के 10,000 का पीसी आपको पकड़ा दे। i7 में सेकंड जनरेशन भी आती है, पर वो सेकंड जनरेशन वो वाला काम नहीं करके देगी आपको जो करना होगा उसके अंदर एक्चुअली में 30,000 के वर्क के हो। तो मार्केट में आजकल ये स्कैम भी बहुत चल रहा है। लोग बोल देते हैं भैया आपको i5 में पीसी बिल्ड बना के दे रहे हैं 50,000 में 60,000 पर। भाई i5 में पीसी बिल्ड बना के दे रहे हो, जनरेशन तो बताओ कस्टमर को कौन सी जनरेशन में दे रहे हो। अगर सेकंड जनरेशन में दोगे तो 6,000 का पीसी बिल्ड होता है, 6,000 का पीसी बिल्ड 50,000 रुपए की वैल्यू लगा रहे हो। और गेम तो छोड़ो, उस पे बेसिक सॉफ्टवेयर भी उतने अच्छे नहीं चलते, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे सर। सबसे पहली चीज यही है, नॉलेज होनी चाहिए प्रोसेसर की जनरेशन की, कि मॉडल्स कितने आते हैं आपको, इंटेल हो चाहे वो राइजन में हो। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट जनरेशन जो मतलब आप रिकमेंड कर सकते हो किसी को कि अगर कोई पीसी बिल्ड कराने आ रहा है तो मिनिमम इतना ले लो, उससे नीचे मत जाना, जैसे 3rd जनरेशन 4th जनरेशन भी दे रहे हैं ना। नहीं, तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 13 से 14 जनरेशन मिनिमम ले सकते हो पीसी बिल्ड के रिगार्डिंग में। अगर आपका बजट कम है तो 12 जनरेशन पे भी शिफ्ट कर सकते हो आप। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें, अब इंटेल ने एक और अलग लाइनअप लॉन्च किया है जो कि अल्ट्रा 9 करके आता है। वो हैवी टास्क के लिए AI वर्क करना है आपको, तो उसके लिए रिकमेंडेड होता है। मतलब पहले i3, i5, i7, i9 आते थे, अब अल्ट्रा 9 आता है, अल्ट्रा 7, अल्ट्रा 9, अल्ट्रा 5 ऐसे आते हैं। हाँ। अच्छा, अगर किसी को पहचानना है कि 13 जनरेशन का है तो क्या पहचान होती है? इसकी पहचान यही होती है कि यहाँ पे मॉडल लिखा रहता है i7, उसके बाद में आपको नंबर देखने को मिलेगा 13700F। इसके अंदर अगर मॉडल जो फर्स्ट डिजिट के 2 मॉडल रहेंगे वो 13 लिखा हुआ है तो वो 13 जनरेशन है। अगर 14 लिखा हुआ होगा 14 जनरेशन है। अच्छा, ये 12 जनरेशन का हो गया। हाँ, ये 12 जनरेशन का हो, तो ये आप जनरेशन पता लगा सकते हो। हाँ, ये i5, अगर आपको ये भी मॉडल देखना है कि उसके पीछे i5 लिखा है, अगर स्टार्टिंग में i5 लिखा है तो i5 का 14 मतलब 14 सीरीज का प्रोसेसर रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें F भी लिखा हुआ है किसी में और यहाँ पे किसी K भी मिलेगा, वो क्या रहता है? मैं बताता हूँ आपको। इसमें आपकी 3 तरह की सीरीज आती है, एक F आती है, एक प्लेन आती है और एक K आती है। अब इन F सीरीज में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने के लिए नहीं मिलते। जब हम अलग अलग से ग्राफिक कार्ड को पेयर करते हैं ना, तो जब हम F सीरीज का प्रोसेसर लगाते हैं, क्योंकि ग्राफिक कार्ड से हमारी डिस्प्ले आनी है, मींस ये है कि अगर F सीरीज लोगे आप तो उसमें डिस्प्ले मिलेगी ही नहीं आपको। ठीक है, इसमें इसकी कॉस्ट भी सस्ती होती है। अब इसके बाद में प्लेन सीरीज मिलती है, जैसे 12400 वो प्लेन होगा ना, उसके पीछे F होगा ना कुछ होगा, वो एकदम प्लेन मिलेगा, मतलब सिंपल होगा वो। 12400 लिखा हुआ होगा। उसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाता है, तो बिना ग्राफिक कार्ड के भी आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, हल्के फुल्के गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग, पर्सनली बेसिक वर्क के लिए होता है, जैसे ऑफिस वर्क के लिए होता है, जो लोग ऑफिस वर्क में यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए होता है। उसके बाद बात करें हम K सीरीज की, तो आपको प्रोसेसर के मॉडल के पीछे K लिखा हुआ दिखेगा। कोई भी पीसी आप बाय करते हो तो उसके प्रोसेसर के पीछे K सीरीज का होगा। अगर K सीरीज होता है तो उस प्रोसेसर को आप ओवरक्लॉक कर सकते हो, उसकी स्पीड और भी इनहेंस कर सकते हो, जो भी आपको टास्क करना है उसके ऊपर। प्लस में उसमें
इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये हो गया इंटेल का। ऐसे ही कुछ AMD में भी देखने को मिलता है। इसमें आती है जी सीरीज आती है 5600G या GT। उसमें क्या है, इनके मॉडल थोड़े अलग है, 8000 सीरीज 9000 सीरीज सब चीज अलग है, क्योंकि इसमें अगर जब जी का प्रोसेसर लेते हो GT G सीरीज चल रही है जिनमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेंगे। और इन प्रोसेसर में जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं उसके ऊपर आप अच्छी गेमिंग भी कर सकते हो। मतलब इंटेल से अच्छे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, इंटेल से अच्छे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको AMD में देखने को मिल जाते हैं। अभी आप देखोगे किसी का बजट 30 से 25 हजार रुपए तो 5600G जैसे प्रोसेसर में इन्वेस्ट करता है पैसे अपने। तो जैसे इंटेल में आपकी K सीरीज होती है तो उसी तरह से राइजन में आपकी X सीरीज मिलती है जिसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हो, अनलॉक होता है, वो भी सीरीज आप ले सकते हो। इसमें जैसे मैंने प्लेन का बताया था आपको, प्लेन भी मिलती है, बट इसमें अगर प्लेन CPU जो आपको मिलती है उसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड एडिशनल अलग से लगाना पड़ता है। अभी के टाइम पे जो ज्यादातर गेम्स या कोई सॉफ्टवेयर मांगते हैं वो 6 कोर मांगते हैं आपके, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेसर आप सिलेक्ट करो तो 6 कोर 12 थ्रेड के हिसाब से अपना सिलेक्ट कर लो। यानी जितने भी Ryzen 5 आते हैं या i5 आते हैं उनमें आराम से 6 कोर मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, उन पे आराम से गेमिंग एडिटिंग हो जाती है। बिल्कुल, अगर आपका वर्क बहुत ही नॉर्मल है, बहुत कम है, तो Ryzen 3 3200G जैसे प्रोसेसर यूज कर सकते हो। उसके अंदर 4 कोर 8 थ्रेड ऐसे मिलते हैं, तो वो बेसिक यूज के हिसाब से होते हैं। बेसिक यूज है तो आप वो चूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि कौन सा प्रोसेसर कितने का तो यहीं पे आपके साथ स्कैम हो जाता है। इस चीज की नॉलेज ही आपको लेनी चाहिए कि कौन सा मॉडल है और वो मॉडल कितने का आपको वैल्यू दे रहा है, या हाई एंड मॉडल में जा रहे हो तो वो वैल्यू कितनी दे रहा है आपको प्रोसेसर, ये चीजें होती हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मदरबोर्ड्स के बारे में। तो मदरबोर्ड्स में वैरायटीज मिलती है आपको, एंट्री लेवल मिलता है, हाई एंड मिलता है मदरबोर्ड, बट हमें वो चॉइस करना अपने प्रोसेसर के हिसाब से। अगर प्रोसेसर का वर्क है आपका एंट्री लेवल तक का तो एंट्री लेवल का बोर्ड सिलेक्ट करना है। अगर हाई लेवल का आपका वर्क है तो उसके लिए आपको हाई एंड ही बोर्ड में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एंट्री लेवल बोर्ड उठा लो, हाई एंड प्रोसेसर उठा लो, ठीक है। बोर्ड में कैसे स्कैम होते हैं वो बता दो। तो आपको सबसे पहले इंटेल की बात करें तो 12 जनरेशन के लिए हमारा गीगाबाइट में जैसे कि S610 मॉडल आता है, B760 आता है और Z790 आता है, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस आपके मैं बता देता हूँ। मतलब अगर 12 जनरेशन 13 और 14 चलानी है तो ये तीनों मदरबोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये 3 मदरबोर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अल्ट्रा 9 सीरीज चलानी है आपको तो Z890 बोर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। और उसके लिए सबसे पहले बात करें अगर आपका वर्क किस हिसाब से आएगा, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल पर्पस है, थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहते हो तो S सीरीज बेटर है आपका 12 जनरेशन तक के लिए। अगर बजट कम है तो 12 जनरेशन के लिए S सीरीज बेटर है। अगर आपको एडिटिंग करने इन फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड बनाना है तो उसके लिए फिर आप B सीरीज लो। B सीरीज में आपको फ्यूचर प्रूफ सारी चीजें जिसका जो VRAM सेक्शन होता है B सीरीज का वो हैवी होता है S सीरीज से, तो आपको कंपैटिबल का इश्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा प्रोसेसर के साथ में, ठीक है। इसमें रैम स्लॉट भी ज्यादा मिलते होंगे। रैम स्लॉट भी ज्यादा मिलते हैं। रैम स्लॉट आपके अकॉर्डिंग मिलते हैं हर बोर्ड के हिसाब से, किसी में 2 आते हैं, किसी में 4 आते हैं, वो भी आपको देखना पड़ता है। 2 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड सस्ता होता है, 4 रैम स्लॉट वाला महंगा होता है, ठीक है। और मदरबोर्ड में मॉडल भी आते हैं, जैसे ये विदाउट वाईफाई है। अगर विदाउट वाईफाई आप लोगे मदरबोर्ड तो सस्ता आता है। अगर विद वाईफाई के साथ लोगे वाईफाई एंड ब्लूटूथ मदरबोर्ड में इनबिल्ट तो वो आपको कॉस्टली मिलेगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में आप प्रोसेसर जैसे मान लो आपको 12 जनरेशन F सीरीज पे चलानी है, प्लेन सीरीज चलानी है, 12 जनरेशन के 13 जनरेशन तक के लिए कंपैटिबल है बोर्ड आपका, ठीक है। पर आप 14 जनरेशन तक जाओ या K सीरीज के प्रोसेसर यूज करो, मींस i7 के या i9 के, तो उसके लिए ये बोर्ड नहीं है बिल्कुल भी आपका, ठीक है। i7 के लिए आप यूज कर सकते हो B सीरीज को। i7 के 13 14 जनरेशन प्रोसेसर हो गए, या उससे ऊपर काम करना आपको आर्किटेक्चर 3D एनिमेशन का हैवी टास्क K सीरीज प्रोसेसर के साथ में, तो आप चूज करना Z सीरीज का मदरबोर्ड। मतलब सिंपल है K सीरीज का हम लोग CPU ले रहे हैं जो कि अनलॉक होता है, तो Z सीरीज का मदरबोर्ड लिया जाए क्योंकि ये उसको जो अनलॉक है उसको ओवरक्लॉक कर सकता है। बस इसी में ऐसी क्षमता है कि ओवरक्लॉक कर सकता है प्रोसेसर के साथ में। कंपैटिबल मदरबोर्ड Z सीरीज से होता है, ठीक है। मतलब अगर ओवरक्लॉक करना है तो Z सीरीज लेनी पड़ेगी। हाँ, B सीरीज में नहीं हो पाएगा। B सीरीज में नहीं हो पाएगा। ऐसी AMD में भी होता है आपका, AMD में A सीरीज आती है, फिर B सीरीज आती है, ठीक है। और फिर उसके बाद X सीरीज भी आती है, जैसे X सीरीज में यहाँ पे रखा हुआ है, ये बहुत ही हाई एंड में हो जाता है आपके, ठीक है। अब बात करें सबसे पहले वो प्रोसेसर पे डिपेंड होगा। Ryzen 3 3200G जैसा प्रोसेसर चूज कर रहे हो तो उसके लिए ये मदरबोर्ड बहुत अच्छा है। 520 में ये एंट्री लेवल हो गया, ये एंट्री लेवल हो गया बेसिक। अगर प्रोसेसर की जनरेशन बढ़ा देते हो, आप Ryzen 5 5600X प्रोसेसर लेते हो तो उसके लिए आप B450 या B550 मदरबोर्ड में स्विच कर सकते हो, जो कि AM4 सॉकेट के साथ में आता है। ये DDR4 के साथ ही सपोर्ट होता है आपका, ठीक है। और अगर DDR5 में जाना चाहते हो Ryzen में, तो Ryzen की पहली बात तो आपका प्रोसेसर चेंज हो जाएगा। फिर Ryzen 5 जैसे कि 7600X आता है आपका, वो प्रोसेसर DDR5 AM5 सॉकेट के साथ में आता है, और फिर उसके लिए AM5 का ही मदरबोर्ड यूज होगा, जैसे B650M, ठीक है। B650 सीरीज आप यूज कर सकते हो, 850 यूज कर सकते हो। 500X आपका AM4 सॉकेट का प्रोसेसर है DDR4 का, तो उसमें DDR4 का B550 लगेगा या B450 लगेगा। इनके अलावा और कोई मदरबोर्ड DDR5 में नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब DDR5 अलग है, DDR4 के लिए मदरबोर्ड अलग है। अगर आप X सीरीज के प्रोसेसर ले रहे हो Ryzen में तो उसके लिए कंपैटिबल आते हैं X सीरीज के बोर्ड, जो कि हाई एंड होते हैं, हैवी बोर्ड्स होते हैं, हर वर्क के हिसाब से काम करते हैं। और जो इंटेल में आपको बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है वो ये मिल जाता है कि आपको कंपैटिबल है DDR4 और DDR5 के साथ दोनों में। ओके, बाकी मदरबोर्ड के अंदर और भी चीजें रहती हैं, जैसे
बोर्ड्स वगैरह रहते हैं। जितने हैवी, मतलब जितना पैसा खर्च करोगे उतने हैवी बोर्ड्स मिलेंगे आपको, VRAM सेक्शन अच्छे मिलेंगे, रैम स्लॉट ज्यादा मिलेंगे, और NVMe SSD जो होती है उसके स्लॉट्स भी आपको ज्यादा मिलेंगे। तो मेन बात यह है कि अपना प्रोसेसर पहले जो सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से मदरबोर्ड लेना। ऐसा नहीं कि प्रोसेसर तो सस्ता ले लिया, मदरबोर्ड महंगा ले रहे हो, या प्रोसेसर महंगा ले लिया, मदरबोर्ड सस्ता ले रहे हो, वो चीज नहीं चल पाएगी सही। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो ग्राफिक कार्ड कैसे सिलेक्ट करना है? ग्राफिक कार्ड आपको अपने प्राइस के अकॉर्डिंग में सिलेक्ट करना है, कितने अच्छे VRAMs आप इसके अंदर लेना चाहते हो। प्लस में 2 वैरायटीज में आपको मिलते हैं, जो कि हमारे Nvidia होता है और एक आपका AMD Radeon का ग्राफिक कार्ड होता है, ठीक है। और तीसरा भी एक होता है इंटेल का, जो ज्यादातर दिखता नहीं है, लोगों को दिखता भी नहीं है क्योंकि लोग उसको डिमांड ही नहीं है उसकी, मतलब डिमांड कम है एक तरह से कहने का। तो मतलब मेजरली 2 ही ब्रांड है। हाँ, मेजरली आपको 2 चीजों पे इन पे फोकस करना है। अगर आपका पर्पस है सिर्फ गेमिंग का, तो आप देखिए ग्राफिक कार्ड आते हैं AMD Radeon में जा सकते हो गेमिंग के पर्पस से। अगर आप गेमिंग के साथ में एडिटिंग मल्टीटास्क सॉफ्टवेयर आप रन करना चाहते हो तो उसके लिए Nvidia ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, क्योंकि ये बजट में भी थोड़े कॉस्टली रहते हैं और परफॉर्मेंस भी और काम भी आपको अच्छे करके देते हैं। ठीक है। इसमें सीरीज की बात करते हैं ग्राफिक कार्ड में, तो आपको इसके अंदर 3000 सीरीज, 4000 सीरीज, और अभी जो लेटेस्ट आई है 5000 सीरीज देखने के लिए मिल जाती है Nvidia के अंदर में। और अगर आप AMD की बात करें तो इसके अंदर आपको 6000 सीरीज, जो कि अब मिलती नहीं है, मुश्किल से ही मिलती है, कहीं भी मिलती है तो मतलब पुरानी हो गई है। 7000 सीरीज और अब 9000 सीरीज जो आपकी लेटेस्ट चल रही है अभी के टाइम। लेटेस्ट ये है, और 7000 भी ले सकते हैं बजट के अकॉर्डिंग। वो सब आपके बजट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि कितने GB VRAMs का ग्राफिक कार्ड आप लेना चाहते हो। तो अगर मैं Nvidia की बात करूँ, थोड़े से आपको प्राइसिंग बता देता हूँ। जैसे कि आप बेसिक वर्क करना चाहते हो तो RTX 3050 जैसे ग्राफिक कार्ड लेना चाहो तो ले सकते हो, बजट के अकॉर्डिंग में अच्छा है। 15,000 रुपए का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। 15,000 रुपए। अगर आप इसके ये नहीं लेना चाहते 3060 ले सकते हो, 12 GB VRAM के साथ में आता है, जिसकी वैल्यू फॉर मनी आपको मिल जाएगा 24,000 रुपए का। 24,000 रुपए में 3060 मिल जाएगा। और 3060 मेरे ख्याल से अच्छी खासी गेमिंग करवा देता है, अच्छी खासी गेमिंग करा देगा, बहुत अच्छी, और एडिटिंग भी अच्छी करा देगा। अच्छा, अब ये डिपेंड करता होगा ना कि जैसे अगर किसी को 2K के ऊपर गेमिंग करनी है तो वो 3060 या 3050 नहीं लेगा, ऊपर का कार्ड लेगा। ऊपर का कार्ड लेगा सर। अगर आपको 2K लेवल तक की गेमिंग करनी है तो फिर आप आ जाओ 4000 सीरीज या 5000 सीरीज के ऊपर में, जो लेटेस्ट है, जो कि आपको ठीक है। और किसी को 4K पे करनी है तो उसके लिए फिर 30, अगर 4K हो गया, 4K पे करनी है तो आपको ऐसे ग्राफिक कार्ड लेने पड़ेंगे, जैसे कि दिख रहा है Asus का अपना 5080 ग्राफिक कार्ड, 5080 हो गया, 5070 भी करना पड़ेगा। हाँ, तो हाई एंड के मॉडल के हिसाब से होगी। अभी हम बेसिक के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि हाई एंड वाले अपनी चॉइस खुद ही लेके आते हैं। हम बेसिक वालों को समझा रहे कि आप क्या क्या चीजें अच्छे से चॉइस कर सकते हो अपना। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है गेमिंग कैसी करनी है, काम कैसा करना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा कार्ड लेना है। हाँ, अपने बजट के अकॉर्डिंग में ग्राफिक कार्ड अच्छा सजेस्ट करो। उसमें देखो VRAMs कितनी अच्छी आएगी, प्लस में वो ग्राफिक कार्ड क्या सपोर्ट करता है, प्रोसेसर आपको जो काम सॉफ्टवेयर करना है वो सॉफ्टवेयर पे सपोर्ट है या नहीं, ये सब चीजें चेक करनी होती है अपने। अच्छा, अगर किसी को एंट्री लेवल 2K के ऊपर गेमिंग करनी है कि 60 FPS तक मिल जाए तो 5060 भी करवा देता है ना? 5060 करा देगा सर। 5060 Ti लोगे 16 GB VRAM के साथ में, वो भी अच्छे से करा देगा, वो अच्छे से करवा देगा। ठीक है, तो 2K तक भी करना है तो लेटेस्ट जनरेशन के कार्ड आप लोग ले सकते हो। और इसमें भी ले सकते हो आप, जो कि AMD Radeon में 9060 XT भी आ रहा है, तो वो भी 2K लेवल तक की गेमिंग आपको करवा के दे देगा। AMD वैल्यू फॉर मनी रहेगा, क्योंकि प्राइस थोड़ा कम रहता है, परफॉर्मेंस गेमिंग में अच्छी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो AMD की तरफ चले जाना। ओके, एंड बाकी प्रोडक्टिविटी भी करनी है साथ में तो Nvidia के साथ। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है? नेक्स्ट कंपोनेंट वो रहते हैं जो कि जैसे कि आपका दिमाग गर्म हो जाए तो उसको ठंडा भी तो करना पड़ेगा ना। प्रोसेसर आप हाई एंड चूज करते हो, गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, आप प्रोसेसर को ठंडा भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे लिक्विड कूलर, एयर कूलर बनाए कंपनियों ने, तो हम वो चीजें यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, और जो थोड़े एंट्री लेवल या थोड़े मिड वाले अपने सीपीयूज होते हैं उनके अंदर कूलर आता ही है? कूलर आते ही है, कभी भी कूलर उसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो ओवरक्लॉक प्रोसेसर होते हैं K सीरीज, X सीरीज, उनके अंदर आपको कूलर अलग से ही लगाना पड़ता है। बाकी तो आप ये बताओ, कूलर आते कितने टाइप के हैं, हमें क्या लेना चाहिए, किस बजट के हिसाब से? कूलर मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज आपके एयर कूलर आता है, फिर उसके बाद लिक्विड कूलर आता है। लिक्विड कूलर में 240 mm आता है और 360 mm का भी आता है। और 240 मतलब 2 फैंस रहेंगे 120 वाले, और 360 में 3 फैंस रहेंगे। हाँ, और 420 भी आता है, वो फिर हाई एंड के लिए हो जाता है बहुत ज्यादा। अभी आप ये चीज समझो, ये 3 चीजें आपके लिए। ठीक है। अगर आपका बजट कम है, प्रोसेसर से चाहते हो अच्छी परफॉर्मेंस, तो आप एयर कूलर की चॉइस कर सकते हो। एयर कूलर में भी हमारी पाइपिंग से मिलती है, जितनी ज्यादा पाइप्स आपको एयर कूलर में देखने के लिए मिलेगी उतना ही ज्यादा, काफी बल्कि बॉक्सेस का। हाँ, और ये ज्यादा ही ठंडा, उतना ही ज्यादा आपका ठंडा रखेगा प्रोसेसर को। एयर कूलर तो आपके 1000 तक भी देखने के लिए मिल जाते हैं, पर 1000 वाले और 4000 वाले परफॉर्मेंस का क्या फर्क होता है? एयर कूलर के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि पाइपिंग का गैप रहता है, जितने ज्यादा पाइप्स होंगे इसके अंदर उतना जल्दी आपके हीट्स करेगा प्रोसेसर को, आपको ठीक है, कूल करेगा, जो कि ठंडा करेगा।
उसके बाद में अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप लिक्विड कूलर पे स्विच कर सकते हो, जो कि 240 mm का आता है। इसके अंदर लिक्विड कूलर भी तो मैं देखता हूँ 5,000 के 5,500 के आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 5,000 तक का। तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि 4,000 का एयर कूलर ले लें या 5,500 का लिक्विड? काम के ऊपर डिपेंड होता है, आपका वर्क क्या करना है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका पीसी मान लो चल रहा है 24 घंटे के लिए या 16 घंटे 18 घंटे के लिए, तो देन उसके लिए फिर आप लिक्विड कूलर में ही जाओ, एयर कूलर पे मत जाओ, ठीक है। अगर आपका पर्पस है 8 घंटे 10 घंटे तक के लिए तो एयर कूलर ले सकते हो, उस चीज के लिए एयर कूलर बेस्ट है आपका। कुछ लोग लिक्विड कूलर सिर्फ लुक्स के लिए लेते हैं, उनको मैटर नहीं होता कि प्रोसेसर पे हमारा ठंडा होगा नहीं होगा, तो अगर लुक्स मतलब उनका वर्क भी उतना नहीं होता, थोड़ी देर चलाना है तो उसके लिए ले लेते। तो उनके लिए अगर आपको लिक्विड कूलर लेना है तो वो तो 4,000 तक के आ जाता है। लोकल ब्रांड्स में लगाते हैं लोग, जेब्रोनिक्स, एंटीस्पोर्ट जैसे, तो वो सब मत लगाना। अगर आप एस्थेटिक्स की तरफ ही जाना चाहते हो तो थोड़ा हाई एंड में खर्च करो पैसा, कोर्स या रेंजेड एक्सटी या आर्टेक जैसे लिक्विड कूलर भी आप यूज कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छे आपके लिक्विड कूलर रहते हैं। अगर आपका बजट 4,000 के समथिंग, अगर आप एक खराब से लिक्विड कूलर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उससे बड़े एयर कूलर ले लेना, 4,000 में बहुत ही अच्छा एयर कूलर आपको मिल जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं कुछ पावर सप्लाई के बारे में, क्योंकि पावर सप्लाई ऐसी भी आती है, कुछ ऐसी भी आती है और ऐसी भी आती है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स की आती है, तो कंफ्यूजन तो हो ही जाती है। बिल्कुल, तो आप बताइए क्या लें। सबसे पहली चीज तो ऐसी जो नॉर्मल सप्लाई आती है तो इनको अवॉइड करना, ये तो कहीं भी पीसी बिल्ड में आप लेना मत, पैक देना कहीं भी मिले, ठीक है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज, आपको ग्राफिक कार्ड कभी भी बाय करते हो तो उसके लिए पावर सप्लाई कैसे चूज करनी है अच्छी से अच्छी, जिससे आपका ग्राफिक कार्ड या बाकी कंपोनेंट्स फूके ना, क्योंकि पावर सप्लाई आप लोअर एंड में ले ली तो पीसी फूकना, पीसी तो आपका जलने वाला है, समझ लो एक तरह से, ठीक है। तो वो चीज हम कैसे गाइडेंस ले पावर सप्लाई के लिए कि कौन से में किस ग्राफिक कार्ड के साथ कंपेटेबल लगानी चाहिए, तो गूगल पे जाकर आप सर्च कर सकते हो ग्राफिक कार्ड का मॉडल डाल के कि इसके हिसाब से कितनी वोल्टेज आपके लिए इनफ है, ठीक है। अगर 3060 का मॉडल डालोगे तो गूगल आपको सजेस्ट करेगा 550 वोल्ट में आप ले सकते हो, पर 550 वोल्ट आपको नहीं लेना, उससे ज्यादा ही थोड़ा लेना है, जैसे 650 वोल्ट में पावर सप्लाई आप ले सकते हो, वो जो कि इनफ रहेगा, फ्यूचर प्रूफ के साथ में रहेगा आपका, ठीक है। और उसके अंदर भी वैरायटीज आती है, जैसे आप ये देखोगे 500 वोल्ट, इसके अंदर आपको 80+ ब्रोंज कहीं भी मेंशन नहीं होगा, और कुछ पावर सप्लाई में आपको 80+ ब्रोंज मेंशन होगा, कुछ में आपको 80+ गोल्ड मेंशन होगा। तो इनमें फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। कभी भी आप हाई एंड बिल्ड करते हो अच्छे ग्राफिक कार्ड के साथ या अच्छे फ्यूचर प्रूफ पावर सप्लाई भी हमें चाहिए होती है उसके लिए, तो आप कभी भी पीसी बिल्ड करो तो पावर सप्लाई ऐसी लो जिसके अंदर 80+ ब्रोंज सेटिस्फाई हो, उसमें लिखा हुआ हो 80+ ब्रोंज में, और अच्छे ब्रांड्स में लेने की कोशिश करना पावर सप्लाई को। अगर लोअर ब्रांड्स में लेने जाओगे तो मतलब पीसी को लेके 10 बार चक्कर काटने पड़ेंगे आपको, जहां से भी आप पीसी बिल्ड लेने वाले लोअर ब्रांड में पावर सप्लाई लोगे, क्योंकि वो बार बार फूकती रहेगी और चेंज करवाते रहोगे आप। ठीक है, मतलब पावर सप्लाई को भी अगर देखा जाए तो अलग अलग वॉट की आती है, जैसे ये 750 वॉट है, ये 500 वॉट की है, ये 650 वॉट की है, अलग अलग वॉट की रहती है। उसके अलावा यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी मिलती है, जैसे ये ब्रॉन्ज है, ये प्लेटिनम है 80+ और ये है 80+ गोल्ड, ठीक है। तो अगर जैसे कोई बंदा 50,000 का बिल्ड ले रहा है तो उसे जरूरत तो नहीं है प्लेटिनम लेने की? प्लेटिनम लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, गोल्ड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 50,000 के बजट उसका काम ब्रॉन्ज पे चलेगा, उसका काम ब्रॉन्ज पे हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा काम होगा। और जैसे कोई 3 लाख का पीसी ले रहा है उसके लिए प्लेटिनम जरूरी है। प्लेटिनम जरूरी है सर, वो प्लेटिनम भी चॉइस करता है ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा रहा है, 5080 लगा रहा है, 5090 लगा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है आपका। ओके, तो मतलब देखा जाए तो वही बात है कि आपने जो कंपोनेंट सिलेक्ट करे ना उसी के हिसाब से भी पावर सप्लाई लेनी है। बात करते हैं रैम्स के बारे में और एसएसडी के बारे में। रैम्स के बारे में, तो रैम्स के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे स्कैम होता है। क्या क्या आती है? DDR2 सुनी है, DDR3 आती है, 4 आती है, DDR5 भी अभी लेटेस्ट चल रही है। DDR2 का जमाना गया, DDR3 5-10 हजार के पीसी ले जाए जो उनके लिए DDR3 ठीक है, बट हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। DDR4 एंड DDR5 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो लेटेस्ट चल रहा है अभी। अगर आप कभी भी रैम लेते हो तो 2 तरह के रैम आते हैं, विदाउट हीट सिंक, विद हीट सिंक के साथ। इसमें भी कुछ सैमसंग तरह की ब्रांड आते हैं जो कि लोग बोलते हैं ओरिजिनल सैमसंग मैन्युफैक्चर करके लोग यहाँ पे बांट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोकल होते हैं, पुल आउट वाली रैम्स होती है, 3 इयर्स की उसमें वारंटी आती है। बहुत ही खराब रैम है भाई, उसको पीसी बिल्ड में कभी मत लगा रहा, हाई एंड बिल्ड्स में। सैमसंग जैसी रैमों को इग्नोर करो पीसी बिल्ड के अंदर में, ठीक है। अब आप कौन सी रिलायबल कंपनी की रैम्स यूज कर सकते हो? अगर विदाउट हीट सिंक बजट नहीं है तो लगानी है तो वो आप लगा सकते हो क्रूशियल, किंगस्टन या ए डाटा कंपनी की, ठीक है, वो सब अच्छे ब्रांड रहते हैं और इसमें आपको 10 साल की वारंटी मिलती है रैम में, तो वारंटी भी अच्छी मिलती है। अब आपका थोड़ा हैवी वर्क है, ठीक है, रैम का क्या होता है कि रैम में हीट सिंक इसलिए दी जाती है ताकि हमारी रैम गर्म ना हो, ठीक है। अगर रैम गर्म होगी तो रैम से हमारा सारा काम है, रैम खराब हो गई तो फिर पीसी बंद हो जाएगा पूरा का पूरा। तो रैम भी हमें ये देख के लेना जिसमें अगर हीट सिंक हो। अगर आपका बजट हो तो आप हीट सिंक वाली ही रैम लेना, जिसमें भी स्पीड्स आपकी आती है। अगर DDR4 में ले रहे हो तो 3200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड आती है, अगर DDR4 में ले रहे हो तो 3200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड में ही इनफ है, ठीक है, उससे नीचे नहीं लेनी, उससे नीचे मतलब 3200 के साथ ही लो। इनमें लेटेंसी भी होती है, लेटेंसी भी होती है। अगर DDR4 में लेते हो तो इसमें आती है आपकी लेटेंसी में CL16 आती है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन होता है आपका, ठीक है, CL16। अगर आप DDR5 में लेते हो तो उसमें भी लेटेंसी मेंशन होता है। देखो
इसमें भी DDR5 है, जैसे आपकी लेटेंसी मेंशन है 32, ठीक है, और 6000 मेगाहर्ट्ज की ना, और 6000 मेगाहर्ट्ज की। DDR5 में मेगाहर्ट्ज आपके बढ़ जाते हैं बहुत ही ज्यादा, तो वो लेटेस्ट, लेकिन इसमें लेटेंसी भी बढ़ी रहती है। लेटेंसी अगर जितनी अच्छी लेटेंसी होगी रैम के अंदर, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको रैम की मिलने वाली है। मतलब लेटेंसी कम देखनी है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा देखनी है। हाँ, ये चीज आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। अब बात करते हैं SSD के बारे में। अब SSD के बारे में बात करते हैं। SSD में भी काफी स्कैम होता है, बहुत घपला होता है। SSD में भी कस्टमर को समझाया नहीं जाता, बस बोला जाता है ये तो स्टोरेज का काम करेगी, अरे हार्ड डिस्क लगा लो, SSD क्यों लगा रहे हो भाई साहब। पहले आप ये बताओ स्टोरेज में आता क्या क्या है। तो आपका स्टोरेज में जो क्या आता है, पहले आता है आपका हार्ड डिस्क, जो कि पहले के जमाने में हार्ड डिस्क चल रहा था। अब आते हैं SATA SSD और NVMe SSD सिंगल कट वाली, ठीक है। अब इस पे भी लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। लोगों को बोल के दिया जाता है कि भाई फास्ट स्पीड वाला पीसी दे रहा है, फास्ट स्पीड वाला प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, पावर सप्लाई सब कुछ लगा दिया, पर SSD में क्या कर दिया भाई, SSD SATA दे दिया, हार्ड डिस्क दे रहे हो तुम उसको कस्टमर को, जो कि स्लो कर देगा पूरे पीसी को। अब आपको SSD कैसे देखने की, आपके लिए कौन सी बेस्ट है। सबसे पहले SSD देखो आपकी आती है ऐसे सिंगल कट वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं आप NVMe SSD, जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा फास्ट होती है, जो सबसे ज्यादा फास्ट होती है। इसमें भी वैरायटी आती है Gen 3 Gen 4, वो मदरबोर्ड के हिसाब से Gen 5 भी आ रही है, अब तो Gen 5 भी आ रही है, आपकी भी स्पीड भी बताऊंगा, लेकिन वो महंगी आ रही है, ठीक है। SATA SSD NVMe SSD आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगी। जो SATA होगी वो ऐसे बॉक्स वाली होगी, पूरी बॉक्स सा होगा, उसमें NVMe का कोई स्लॉट नहीं होगा। उसमें SATA केबल भी लगती है ना। अब उसकी स्पीड की बात करूं अगर मैं, तो उसमें 545 MB की स्पीड मिलती है SATA SSD में। अगर वहीं पे NVMe SSD आप बाय करते हो तो उसकी स्पीड Gen 3 में 2400 MBPS की होती है, Gen 4 में 4700 MBPS की स्पीड देखने के लिए मिलती है, यानी SATA से ऑलमोस्ट 10 गुना हो गई। हाँ 10 गुना हो गई। और इसमें वेरिएंट आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे, 128 GB 256 GB मिनिमम। अगर आपको Gen 4 SSD में जाना तो 500 GB का स्टोरेज आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब जो गेम्स डालोगे वो ये 150 GB तक के तो गेम्स ही हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं पे लोग कोटेशन लेते हैं, ठीक है, तो कहीं पे कोई 1 TB की फास्ट NVMe स्पीड वाले SSD डालता है, कोई वहीं पे 1 TB की SATA SSD डालता है, तो कस्टमर क्या कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो देखेगा भाई उसने तो मेरे को महंगा दे, सस्ता दे रहा है, पर वो SSD देख नहीं रहा, प्रोडक्ट अपने देख नहीं रहा, तो वहीं पे उनके साथ वो स्कैम हो जाता है, ठीक है। अब NVMe में भी आपकी 2 SSD आती है, एक डुअल कट में आती है, एक सिंगल कट में आती है। कैसे मतलब? जैसे ये सिंगल कट दिख रहा है आपको, ये ऊपर सिंगल कट रहेगा तो ये NVMe सिंगल कट होगी। अगर यहाँ पे एक और कट मिलेगा नीचे डुअल कट देखने के लिए, तो वो भी SATA की तरह ही सेम स्पीड में होती है वो SSD। अच्छा, इसमें 2 कट वाली भी आती है, मतलब दिखती है NVMe है, होती SATA ही है, होती SATA ही है सर, उसकी स्पीड सेम SATA की जितनी होगी, वो वाली भी अवॉइड करना, ये वाले स्कैम भी होता है। हाँ, सिंगल कट वाली NVMe SSD लो, उसकी स्पीड चेक करो, बॉक्सेस पे ऐसे लिखा होता है, मेंशन होता है कितनी स्पीड वो दे रही है SSD आपको, ठीक है। Gen 5 में SSD लेनी है तो ये भी ले सकते हो, भी न्यू लॉन्च हुआ है, देखो इसकी स्पीड देखो 11000 MBPS। सोचो 11000 MBPS, मतलब भाई सोचो कि कितनी ज्यादा स्पीड आपको NVMe SSD में देखने को मिल रही है। तो बजट के अकॉर्डिंग में NVMe SSD के पास ही जाना, चाहे वो Gen 3 में लो, बेशक से आप पर लेना NVMe SSD। ओके, तो सारे कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ पे बता दिए। अब रहते हैं कैबिनेट, जिसके अंदर ये सारी चीजें असेंबल होने वाली हैं। तो कैबिनेट कैसे देखते हैं? कैबिनेट ऐसे देखते हैं, लुक वाइज ही देखना होता है बस इसमें, बट आपको इसके अंदर क्या चीजें देखनी है। नॉर्मल पीसी बिल्ड कर रहे हो 10,000 12,000 में, तो ऐसे नॉर्मल कैबिनेट मिलेगी, ठीक है। इनके ऊपर हम फोकस नहीं करते, इनको छोटा साइड में रख दो। अब बात करते हैं हम हाई एंड के ऊपर में, ठीक है। कभी भी पीसी बिल्ड कर रहे हो आप, तो उसमें कैबिनेट में फैंस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे 3 फैन फ्रंट में हो गए, 1 फैन बैक में हो गया। प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग में होता है। मिनी छोटी कैबिनेट लेते हो तो वो 2000 तक के रेंज में आ जाती है। और कैबिनेट में आपको क्या देखना होता है, कैबिनेट है हाई रेंज की आपको इसलिए लगती है क्योंकि उसके अंदर फीचर्स होते हैं। कोई मैश में होती है, कोई मतलब ये जाली रहेगी, कोई ग्लास में होती है फ्रंट से, और प्लस में इनके कनेक्टर्स जो होते हैं ARGB और RGB। RGB जो कैबिनेट होता है वो सस्ता होता है, जिसके अंदर आप लाइटिंग अपने थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते, जो एक कलर चल रहा है मल्टी वही चलता रहेगा। और ARGB में ये फंक्शन मिलता है आपको कि अपने अकॉर्डिंग आप लाइट जो से कलर की रखना चाहो वो सब रख सकते हो। लिक्विड कूलर के हिसाब से कैबिनेट आता है 240 mm 360 mm, ठीक है। अच्छा, मतलब ये भी देखना होता है कि हमने एयर कूलर वो लिक्विड कूलर ले लिया 360 mm का, लेकिन कैबिनेट ऐसा ले लिया जो सपोर्ट ही नहीं करता। कैबिनेट अगर आपने ऐसा ले लिया इसमें 360 mm का लिक्विड कूलर कहां से लगाओगे सर? बजट हमारे को यही देखना है कि हमारा बजट के हिसाब से सब चीजें पेयर करें हम, ठीक है। अगर आपको 240 mm का लिक्विड कूलर लेना तो ऐसा कैबिनेट चॉइस करो जो कि आपका 3000 तक के बजट में आ जाए और 240 mm का लिक्विड कूलर भी लग जाए उसके अंदर, ठीक है। तो वैसे देखो कैबिनेट में ज्यादा कुछ नहीं होता है, RGB ARGB हो गई, उसके अलावा सब में आजकल साइड में टेम्पर्ड ग्लास आता ही है, फ्रंट में मैश ग्लास होता है, लेकिन साइड में एयर इनटेक करने की जगह होती है ग्लास वाले में भी। हाँ। तो ये है कि एयर फ्लो अच्छा रहना चाहिए ताकि पीसी के जो कंपोनेंट्स है वो बढ़िया रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे कंपोनेंट्स के बारे में आप लोगों को बताया। अभी भी अगर कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। पीसी बिल्ड लेना है, सिंगल कंपोनेंट लेना है, कुछ भी लेना है, आप लोग यहाँ पे स्टोर पे